नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। वहीं सीएम योगी की अध्यक्षता में आयोजित कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। शाम 4 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। मिली जानकारी के मुताबिक 20 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की तैयारी है। इसके अलावा आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापना को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही 6 डेयरी प्लांटों का संचालन पट्टे पर देने पर सहमति संभव है। बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री को भी मंजूरी मिल सकती है। तो ये योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बता दें कि यह बैठक सीएम आवास पर शाम 4 बजे होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। वहीं तमाम विषयों को लेकर आज चर्चा भी होगी। बता दें शाम 4 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। बता दें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर यह शाम 4 बजे बैठक होगी। मिली जानकारी के मुताबिक 20 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की तैयारी है। इसके अलावा आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापना को मंजूरी मिल सकती है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवांशु से जुड़ चुके हैं। विवांशु, योगी कैबिनेट की आज बैठक है और कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, क्या कुछ पूरी जानकारी? मयूरी, आपको बता दें कि लोक संकल्प पत्र में किए गए वादों को लगातार कहीं ना कहीं जमीन पर उतारने को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तत्पर हैं। इसी को लेकर लगातार कहीं ना कहीं अलग अलग विभागों के विभागाध्यक्ष और साथ ही साथ मंत्रियों से वार्तालाप करके और उनके विभाग की समीक्षा लेते रहते हैं। उसी क्रम में आज 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर अहम कैबिनेट बैठक है। जिस बैठक में अगर बात की जाए तो कैबिनेट के सभी मंत्री और साथ ही साथ बात करें तो सरकार के सभी राज्य मंत्री और साथ ही साथ स्वतंत्र प्रभार मंत्री मौजूद रहेंगे। अगर बात की जाए तो इसमें प्रदेश के लगभग 20 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगना संभव बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि आगरा के अंदर में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आलू केंद्र की स्थापना को संभव माना जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं देखें तो प्रदेश के अंदर में तमाम आलू के जो किसान हैं वो अपने आलू का जो स्टोरेज होता है, इसको लेकर तमाम तरह की समस्याएं झेल रहे हैं। इसको मुख्यमंत्री सक्रियता से इसको संज्ञान में लेते हुए अब आगरा के अंदर में आलू केंद्र की स्थापना करने को लेकर आज चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि नगर विकास, साथ ही अगर बात करें तो प्रदेश में परिवहन विभाग और साथ ही साथ चिकित्सा विभाग और बात करें तो कौशल विकास समेत तमाम प्रस्तावों पर मंजूरी भी मिल सकती है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के अंदर में 6 डेयरी प्लांट का संचालन पट्टे की जमीन पर और उनके क्रय और विक्रय केंद्र भी खोलने को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं अगर बात करें तो बायोडीजल के उत्पादन को बिक्री में मंजूरी को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज 4 बजे कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यह बैठक होगी 4 बजे। और देखने वाली बात यह होगी कि 20 से अधिक प्रस्तावों को कहा जा रहा है कि आज मंजूरी मिल सकती है। तो कितने प्रस्तावों पर मंजूरी मिलती है कैबिनेट की और जिन विषयों पर कहीं ना कहीं चर्चाएं हैं उस पर कितना कैबिनेट की बैठक में अहमता दिया जा रहा है, वो 4 बजे के बाद साफ होगा। जी धन्यवाद विवांशु से जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि सीएम आवास पर शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की अहम बैठक होगी। समाजवादी पार्टी वोटरों को लुभाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। जहां आज सपा का अल्पसंख्यक सम्मेलन है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में पीडीए के एजेंडे पर मंथन होगा। वहीं कार्यक्रम स्थल का नाम मुलायम नगर रखा गया है। पूरे राज्य और राष्ट्रीय स्तर के अल्पसंख्यक नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीडीए के एजेंडे जमीनी स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वरिष्ठ सांसद, विधायक और पूर्व विधायक के अलावा प्रवक्ता भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
तो अखिलेश की अध्यक्षता में पीडीए एजेंडे पर आज मंथन होगा। 2024 चुनाव के लिए अखिलेश का पीडीए प्लान देखने को मिल रहा है। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अब पीछे नहीं रहना चाहती। लगातार अभियानों को तेज करने में लगी हुई है। लगातार अल्पसंख्यक को साधने का प्रयास किया जा रहा है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी अब कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। समाजवादी पार्टी वोटरों को लुभाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। अल्पसंख्यक सम्मेलन किया जा रहा है, किस तरह से इसे देखा जाए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल अपने कार्यक्रम और आयोजन के माध्यम से जनता को अपने तरफ करने को लेकर लगातार प्रयासरत हैं, उसमें समाजवादी पार्टी भी अब पीछे नहीं है। जहां कल राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ओबीसी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 75 जिलों से ओबीसी समाज के बड़े नेता शिरकत किए। उसी क्रम में आपको बता दें कि आज राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी के लोहिया सभागार में अल्पसंख्यक सभा की एक बड़ी बैठक हो रही है, सम्मेलन हो रहा है, और इस सम्मेलन स्थल का नाम मुलायम स्थल रखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि मुलायम नगर नाम से कहीं ना कहीं आज सभागार को संबोधित किया जाएगा और उसे कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, उनकी याद कहीं ना कहीं उनकी याद में आज सभागार को उनके नाम पर रखा गया है। उसी क्रम में आपको बता दें कि आज अल्पसंख्यक समाज के तमाम नेता शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में पूर्व में रहे, अगर बात करें तो पूर्व सांसद हो या तत्कालीन सांसद हो, तत्कालीन विधायक हो या पूर्व विधायक हो, प्रवक्ता हो, और अल्पसंख्यक समाज के हर एक मोर्चे के नेताओं का जुटान आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश दफ्तर पर देखने को मिलेगा। आपको बताया कि 11 बजे से इस सम्मेलन की शुरुआत होगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में कहीं ना कहीं ये बैठक होगी और अल्पसंख्यक समाज के उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से पदाधिकारी इसमें शिरकत करेंगे और 2024 चुनाव को लेकर एक मास्टर प्लान भी तैयार करेंगे। उसी क्रम में आपको बता दें कि अगर बात करें तो तमाम ऐसे समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लगातार चुनाव को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है। और आज अगर बात की जाए तो अल्पसंख्यक समाज के साथ मिलकर और अखिलेश यादव 24 को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि किन विषयों पर चर्चा की जाती है। और बात करें तो हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यक्रम हुए हैं, उसमें प्रमुखता से वोटर लिस्ट पर कहीं ना कहीं नेताओं को अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अब जो नाम काटे गए हैं उसको जोड़ने को लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की तरफ से। अब अगर बात की जाए तो आज के सम्मेलन में किस तरह का समीकरण होता है वो कहीं ना कहीं सम्मेलन के बाद साफ होगा। मगर बात करें तो पीडीए फार्मूला जो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में एक फार्मूला तय की है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर 2024 की नैया पार करेंगे। और एमवाई फैक्टर जो लगातार कहीं ना कहीं दशकों तक समाजवादी पार्टी का मोटो रहा है कि मुस्लिम और यादव समीकरण के तहत चुनाव में उतरती थी, अब उस समीकरण को बदलकर पीडीए रखा गया है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। अगर बात की जाए तो पिछड़ा की बैठक कल हो चुकी है और साथ ही साथ दलित वर्ग की भी बैठक हो चुकी है। अब उसी क्रम में अल्पसंख्यक समाज की बड़ी बैठक आज हो रही है। किस तरह का दिशा निर्देश और किस तरह के रोड मैप रणनीति बनाई जाती है वो कार्यक्रम के कहीं ना कहीं समापन के बाद साफ होगा। जी तो विवांशु, ये जो आज सम्मेलन हो रहा है, इसमें कहां-कहां से अल्पसंख्यक नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं? जी अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से अल्पसंख्यक समाज के बड़े नेता इसमें शिरकत करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, और बात की जाए तो तमाम पूर्व सांसद, साथ ही पूर्व विधायक और तत्कालीन सांसद और प्रवक्ताओं को भी कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में हिस्सा बनाने को लेकर निर्देश जारी हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं तमाम तरीके की रणनीति बना रही है, आज की बैठक में किस तरह की रणनीति बनाती है और अपने अल्पसंख्यक सम्मेलन के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को किस तरह का दिशा निर्देश देती है आगामी चुनाव को लेकर, वो देखने वाली बात होगी। जी
हिमांशु, देखिए चुनाव को देखते हुए हर एक दल पीडीए को लुभाने में लगा हुआ है, तो ये चुनाव में कितना अहम रोल निभाते हैं पीडीए, एक बार आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बता दें। जी, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं देखें तो समाजवादी पार्टी कहीं मुस्लिम और यादव फैक्टर को लेकर पिछला चुनाव लड़ते हुए आई है, मगर इस बार समीकरण में बदलाव करते हुए पीडीए फॉर्मूला तय किया गया है, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी 2024 की नैया कहीं ना कहीं पार करना चाहती है। अगर बात करें तो प्रदेश के अंदर में दलित और ओबीसी की संख्या सर्वोच्च है, यानी कि सबसे अधिक है, और इस पर पूरी तरह से समाजवादी पार्टी अपनी निगाहें बनाए हुए है और इस समाज को कहीं ना कहीं अपने तरफ लेने का हर एक मुमकिन प्रयास कर रही है। अगर बात की जाए तो एक तरफ जहां इंडिया अलायंस के तहत समाजवादी पार्टी देश भर में काम कर रही है, अन्य प्रदेशों में भी अपने संगठन को मजबूत कर रही है, अन्य प्रदेशों में भी अपने उम्मीदवार उतारने को लेकर कई तरह के निर्देश दे चुकी है। साथ ही साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इन राज्यों में भी समाजवादी पार्टी अपनी सक्रियता दिखाते हुए कहीं ना कहीं प्रत्याशी उतारने को लेकर निर्देशित कर चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीडीए फॉर्मूले के तहत जहां उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोने में समाजवादी पार्टी के नेता कार्यक्रम कर रहे हैं और आज एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी लखनऊ के सपा दफ्तर पे है, तो पीडीए फॉर्मूला में कितना सपा सफल होती है वो निश्चित तौर से चुनाव के नतीजों के बाद साफ होगा। जी धन्यवाद हिमांशु, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। अशरफ की पत्नी जैनब की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां अशरफ की पत्नी जैनब की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, पीडीए और राजस्व विभाग शिकंजा कसेगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अशरफ की पत्नी जैनब की मुश्किलें बढ़ेंगी, पीडीए और राजस्व विभाग संपत्ति चिन्हित करेगी। अशरफ की पत्नी जैनब की मुश्किलें बढ़ेंगी, पीडीए और राजस्व विभाग शिकंजा कसेगी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां अशरफ की पत्नी जैनब की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, पीडीए और राजस्व विभाग संपत्ति चिन्हित करेगी। अशरफ की पत्नी जैनब की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पीडीए और राजस्व विभाग शिकंजा कसेगा, पीडीए और राजस्व विभाग संपत्ति चिन्हित करेगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अशरफ की पत्नी जैनब की मुश्किलें बढ़ेंगी। और इस खबर पर हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, अशरफ की पत्नी जैनब की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से बात करें, क्योंकि 24 फरवरी को जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उस हत्याकांड के बाद से लगातार जो बात की जाए कार्रवाइयों की, तो वो लगातार कार्रवाइयां हो रही, क्योंकि इसमें कई जो शूटर शामिल थे उनमें से कई लोगों का तो इनकाउंटर हो चुका, जबकि अशरफ और अतीक का भी अंत हो चुका। लेकिन बात की जाए जो अतीक की पत्नी शाइस्ता की और अशरफ की पत्नी जैनब की, क्योंकि दोनों ही इस घटना के बाद से लगातार फरार चल रही हैं और इनकी तलाश में जगह जगह दबिशें दी गई, पूरे यूपी को खंगाल डाला गया। उसके साथ जो बात की जाए दिल्ली की और नेपाल की, क्योंकि कई जगह एसटीएफ की टीम भी गई, स्थानीय पुलिस गई, प्रयागराज पुलिस गई, लेकिन अभी तक इन लोगों का पता नहीं चला है। इसको लेकर के अब जो बात सामने आ रही है कि अब जो इनकी संपत्ति है वो भी कुर्क करने की बात आ रही है, क्योंकि अभी तक जो अतीक की संपत्ति की कुर्क करने की बात की जाए तो अतीक की संपत्तियां लगातार कुर्क होती रही हैं, जब्त की जाती रही है। लेकिन अब जो अशरफ की बात की जाए, अशरफ की पत्नी की बात की जाए, जैनब की, क्योंकि जैनब पर अभी तो इनाम नहीं जारी हुआ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जिस तरीके से वो लगातार फरार चल रही है तो उसकी भी संपत्ति अब जब्त करने की तैयारी हो रही है। तो उसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि जो प्राधिकरण है, प्रयागराज प्राधिकरण, उसके द्वारा जो है जो जैनब की संपत्ति है उसको चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करने के बाद कहीं ना कहीं ये एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी कि जो जैनब की संपत्ति है उसको जब्त करने की। क्योंकि जो बात की जाए जो गैंगस्टर के आरोपी हैं, जो बड़े बदमाश हैं, उनका जो शिकंजा है वो कसता जा रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अतीक और अशरफ का जो नेटवर्क था वो अब उनकी पत्नी संभाल रही है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जो शूटर उमेश पाल हत्याकांड के थे, चाहे गुड्डू मुस्लिम की बात की जाए, साबिर की बात की जाए, ये भी लगातार फरार है, क्योंकि इनके ऊपर 5 लाख का इनाम है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से प्रयागराज जो प्राधिकरण की टीम है वो संपत्ति चिन्हित कर रही है, तो संपत्ति चिन्हित करने के बाद जो वहां का प्रशासन है वो इस पर जो कार्रवाई करने का दावा कर रहा है, वो क्या कुछ कार्रवाई होगी, कितने की संपत्ति जब्त होगी, ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। कलीम में जो पीडीए और राजस्व विभाग संपत्ति चिन्हित करेगी, जो जानकारी सामने आ रही है, कहाँ कहाँ ये संपत्ति है, कहाँ चिन्हित कर सकती है, क्या इसकी कोई जानकारी है?
जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से प्रयागराज की बात की जाए, प्रयागराज में जिस तरीके से उसकी संपत्ति जनक की है, उसके साथ साथ बात की जाए यूपी के कई ऐसे जिले हैं जी। जहां पर जो जो बात की जाए संपत्तियां इन लोगों ने बना रखी है। फिर चाहे लखनऊ की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से अतीक की संपत्तियों की बात की जाए, उसमें अतीक ने जो पूरा एक डेरा डाल रखा था, वो चाहे लखनऊ हो, प्रयागराज हो, उसके समेत कौशाम्बी हो, ऐसे ही कई जिलों में बात की जा रही है। अशरफ की भी ऐसी बेनामी जो संपत्तियां हैं उनको चिन्हित करने का जो दावा किया जा रहा है, वो चिन्हित भी करने के लिए टीम बना दी गई, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि राजस्व और प्रयागराज जो प्राधिकरण की टीम है वो ऐसे जो विभाग हैं उनसे भी टाई अप कर रही है, यानी कि जो बात की जा रही है रजिस्ट्रार ऑफिस वहां से चिन्हित कर रही है कि वहां से जो खाका पूरा मिलेगा, उस खाका को तैयार करने के बाद ये जो कार्रवाई करने के लिए जो टीम है वो गठित की जाएगी और एक बड़ी कार्रवाई करने की जो बात की जा रही है उसको लेकर के पूरी कवायद शुरू हो चुकी है। जी धन्यवाद कलीम, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। यूपी में 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें 48 घंटे तक गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने ये चेतावनी जारी की है। झमाझम बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बता दें 30 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरेगी। मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में परिवर्तन हुआ। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर में बारिश की संभावना जताई गई है। बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर देहात, कानपुर, सहारनपुर में बारिश होगी। मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, कासगंज में भी अलर्ट जारी किया गया है। मैनपुर, इटावा और अमरोहा के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। बता दें पूरे यूपी में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल में भी अलर्ट जारी किया गया है। जालौन, झांसी एवं आसपास इलाकों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और कानपुर से हमारे सहयोगी उपेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, देखिए मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आप कानपुर में मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है बारिश को लेकर? जी मयूरी, आपको पता चले पूरी तरीके से अगर कानपुर की बात की जाए तो जो मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों जो बारिश का पानी आ रहा है वो लगातार जो है, अगर बात की है तो गंगा जो है वो अभी भी खतरे के ऊपर चल रही है। और अगर बात की गंगा बैराज की बात करें तो गंगा बैराज के जो है 30 के 300 गेट जो है वो खुले हुए हैं। और लगातार जो है अगर पर घंटे की बात करिए तो पर घंटे में 2,40,000 क्यूसेक पानी जो है छोड़ा जा रहा है। और लगभग अगर बात करें 24 घंटे के अंदर तो 30 से 35 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है 24 घंटे के अंदर। और बात करें, आपको बता चले पूरी तरीके से कि जिस तरह वर्तमान समय में जो है कानपुर का जो जहाज मगो जो पुल बना हुआ है, उस पुल के पास खड़े हुए हैं। आप देखिए किस तरीके की स्थिति जो है, जो आपको साफ साफ दिख रहा है, पुल जो बना हुआ है वो भी ऊपर खतरे के ऊपर चल रहा है। और बात करें और उसके बाद बावजूद दिखाएं कि जो हमारे श्रद्धालु हैं जो लगातार सावन मास में जो स्नान करने आ रहे हैं वो लगातार इसको देखिए किस तरह के श्रद्धालु जो पानी जो है वो भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं, साफ वीडियो के माध्यम साफ दिख रहा है कि इसको जो पानी जो गंगा का जलस्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर बात करें तो कानपुर के जो ग्रामीण क्षेत्र तो लगभग अगर बात करें तो आसपास के जो उन्नाव जिला हुआ है, जो आसपास के जिले हुए हैं वो लगभग जिले जो हैं वो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भर चुका है और लोगों की जो खेती है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। तो जिस तरह से उपेंद्र मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, गंगा खतरे के निशान के ऊपर है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इसको लेकर? जी मुस्कान, आपको पता चला पूरी तरीके से अगर बात तैयारी की जाए तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो जो कानपुर जिला प्रशासन है उसकी जो रेस्क्यू टीम है वो अभी तक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची नहीं। केवल अगर बात करें जिला प्रशासन की तो कानपुर कमिश्नरेट की, उसके बाद बात करें तो 30 पुलिस चौकियां बनाई गई गंगा किनारे पे कि जो कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो पाए, उसको लेकर अगर बात करते रहे पूरी तरीके से तो जो आवासीय क्षेत्रों में जो और ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी गंगा का जा रहा है वहां पर जो कानपुर जिला प्रशासन का साफ कहना था कि इन लोगों को रैन बसेरे में जो है वो शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद जो है मेडिकल की पूरी तैयारी जो है वो रैन बसेरे में करी जाएगी। जी धन्यवाद उपेंद्र हमसे जुड़ने के लिए।
तो ये आप कानपुर से तस्वीरें देख रहे थे, जहां बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां बारिश से पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं जहां लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा का स्तर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बारिश बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं मौसम विभाग की तरफ से 48 घंटे तक झमाझम बारिश के आसार जताए गए हैं, जहां लोगों की और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो बता दें, बारिश बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। यूपी के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तमाम ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर कहीं तैयारियां की गई हैं तो कहीं तैयारियां भी नहीं की गई हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच